गुड इवनिंग सभी को। आज हम जो हमने जो पढ़े हैं ज्योग्राफी में उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि टेस्ट के फॉर्म में उसको टेस्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या और भी जो टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन का लेवल कैसे रहेगा। और आप लोग भी क्या होता है, हम क्वेश्चन सेट भी करवाएंगे। और आप लोग भी क्या होता है, अगर आप लोग जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उसका मॉडल पेपर मार्केट में मिलता है, उसको ले लीजिए, उसको लगाइए। उनमें जो क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं उनको क्या हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए लगाना जरूरी, क्योंकि इससे क्या होगा, एक माहौल मिल जाएगा कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कैसे आते हैं और बिना देखे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। तो इसलिए क्या है, बीच बीच में हम लोग के टेस्ट भी लेंगे, तो इसी तरह से क्या होगा, टेस्ट सीरीज करेंगे और कुछ टेस्ट भी आप लोगों को देंगे, आप लोग खुद लगाइएगा। देखिए, कल आप लोगों को मतलब पिछले जो क्लास हुआ था उसमें हमको वर्ल्ड जियोग्राफी बता रहे थे, और उसमें आपको बता था कि एशिया बताए थे, अफ्रीका हो गया था और नॉर्थ अमेरिका हो गया था। अभी आपको साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तीन और पढ़ना है, वो अभी नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। पहले थोड़ा सा हम टेस्ट का देख लेते हैं कि हमारा तैयारी कहाँ तक चल रहा है, कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, पहला सवाल क्या है, म्यांमार। म्यांमार की सबसे लंबी नदी, देखिए आपको पता है कि म्यांमार जो देश है वो भारत के क्या है, पूर्व में स्थित है। और ये जो देश है इसमें से जो सबसे बड़ी जो लंबी नदी है, आपको बताता था इरावदी नदी। क्या नदी होता था, इरावदी नदी। ठीक है, आप लोगों को भी अगर आंसर आता होगा तो उसको लगाइए। देखिए, इरावदी नदी म्यांमार की सबसे नदी है। आपको पता कि एशिया की जो सबसे लंबी नदी है, टी सियांग भी कहते हैं या टी सियांग भी कहा जाता है, उसका चाइना में है जो सबसे लंबी नदी है एशिया की। और विश्व का सबसे लंबी नदी आपको पता था नील नदी है, जो आपका अफ्रीका में है, जिसको नाइल रिवर कहा जाता है, जिसको मिस्र का वरदान भी जिसको कहा जाता है। तो म्यांमार एक देश है हमारे पड़ोसी। म्यांमार का जो प्राचीन नाम है, देखिए म्यांमार का जो प्राचीन नाम क्या है, म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है, बर्मा है। एक बात ध्यानिएगा। और हमारे यहाँ पे जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है, उनको जो दफनाया गया है, वो म्यांमार में एक जगह है रंगून, रंगून में दफनाया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है उनको कहाँ पे दफनाया गया था, उनको रंगून में दफनाया गया। रंगून कहाँ पे है, ये भी म्यांमार में। ठीक है, ये भी क्या है, म्यांमार में। इसको ध्यान रखना है। तो जो बहादुर शाह जफर क्या है, ये हमारे मुगल वंश के, हमारे भारत के मुगल वंश में जो थे उनके अंतिम शासक थे। और इनको जो मकबरा है वो कहाँ पे है, रंगून में, बर्मा में है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इरावदी नदी क्या है, सबसे बड़ी नदी है, इसको ध्यान रखिएगा। इरावदी नदी क्या है, सबसे बड़ी नदी है, म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेगा, म्यांमार की राजधानी एवं मुद्रा। जो म्यांमार है उसकी राजधानी और मुद्रा क्या है, मुद्रा मतलब कॉइन्स या उसका जो करेंसी है। तो म्यांमार की जो राजधानी, पहले म्यांमार की राजधानी रंगून हुआ करता पहले। अब रंगून के स्थान पर अब क्या बना दिया, नेपिडा उनकी नई राजधानी बनाया। तो म्यांमार की नई राजधानी क्या है, नेपिडा। और उसकी जो करेंसी है उसको क्या है, क्वैत कहा जाता है। करेंसी क्या है, क्वैत है। और उनकी राजधानी क्या है, नेपिडा है। नेपिडा क्या है, उनकी राजधानी है नेपिडा। और म्यांमार में ये मांडले एक जगह है, जो मांडले जेल के रूप में बहुत फेमस है। आप लोग को मालूम होगा कि पहले ना भारत, अंग्रेजों के समय में भारत और म्यांमार अंग्रेजों के अधीन एक ही देश हुआ करता था। और उस समय क्या है, भारत में जो लोग क्रांतिकारी लोग थे या राजनीतिक के लोग थे, उनको क्या था, सजा के रूप में मांडले जेल भेजते थे। जैसे तिलक जी का नाम सुना होगा, तिलक जी ने एक पुस्तक लिखा था। इसने तिलक जी ने एक पुस्तक लिखा है जो मांडले जेल में बैठ के लिखा था, जिसका नाम है गीता रहस्य। क्या है, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य जो बुक है ना, वो मांडले जेल में बैठे बैठे क्या है, तिलक जी ने लिखा था। एक बात आप लोगों को मालूम होगा,
जो सबसे बड़े हमारे यहाँ पे जो राजनेता है, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाला या पत्रकारिता के रूप में जो सबसे पहले भाग लेने वाला व्यक्ति था तिलक, जिनको सबसे पहले जेल हुआ था। ठीक है, आपको बताऊंगा कि इनका दो पत्र था, एक केसरी करके एक उनका समाचार पत्र था और दूसरा मराठा करके था। ये दो इनके क्या था, समाचार पत्र थे। ठीक है, न्यूज पेपर थे इनके धनी हुए। तो इनके लिए तिलक, इनमें क्या अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने लेख लिखा था, जिनके लिए उनको सबसे पहले क्या है, जेल की सजा हुई थी। और ये इनको जेल कहाँ भेजा गया था, मांडले जेल में भेजा गया था। और मांडले जेल में क्या होता, उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, गीता रहस्य बुक लिखा था। ये क्या है, भगवत गीता का क्या है, कॉपी है, मतलब उनका जिसको कहते हैं टीका कहते हैं, उसको समझिए। अब ये भारत और म्यांमार के जो सीमा है, इसकी लंबाई क्यों, क्योंकि अभी ये बहुत चर्चा में है। अब लोग चर्चा में क्यों है, आप लोगों ने सुना होगा ना, अभी म्यांमार मणिपुर में बहुत ज्यादा क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा एक दो साल से क्या हुआ, वहां पे दो जनजातियां है, जाति है, उनमें क्या है, बहुत ज्यादा लड़ाई चल रहा है। इसीलिए क्या है, भारत सरकार क्या कर रहा है, जो भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है ना, उसको तार का फेंसिंग कर किया जा रहा है, तार लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप दूसरी बात जानते हैं, ये जो भारत म्यांमार सीमा ना, यही से क्या है, जो रोहिंगा शरणार्थी है, जो रोहिंगा मुस्लिम शरणार्थी है, वो रोहिंगा कहाँ के हैं, क्योंकि रोहिंगा जो शरणार्थी है, ये उत्तराखंड में भी है और भारत के अलग अलग जगह पे है। तो जो आए हैं, बसे हुए हैं, ये जो मुस्लिम शरणार्थी है, ये म्यांमार से आए हैं। कौन, रोहिंगा कहाँ के रहने वाले हैं, रोहिंगा। तो रोहिंगा जो शरणार्थी है, ये वो क्या कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपके रहने वाले हैं म्यांमार के। म्यांमार, देखिए म्यांमार में पूरी तरह से क्या होता है, वहां पे बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और बौद्ध धर्म में क्या है, जो बौद्ध धर्म में आप लोग जानते हैं, दो संप्रदाय बहुत फेमस है, एक हिनायन है और एक महायान है। तो जो महायान संप्रदाय वाले हैं, वो यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। तो इनमें क्या है, तो रोहिंगा और जो बौद्ध संप्रदाय के लोग हैं, उनके बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है, उसके बाद क्या होता है, रोहिंगा जो मुस्लिम आबादी है, उनको वहां से छोड़ के बांग्लादेश के माध्यम से इंडिया आ रहे हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पे क्या है, भारत म्यांमार सीमा को उसको पूरी तरह से कांटे लगाए जा रहे हैं, तार लगाए जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर आप लोगों ने देखा होगा, वो लगाए गए हैं। और जो मणिपुर में जो विवाद चल रहा है, उसके लिए भी लगाए गए हैं। तो इसकी जो कुल लंबाई है, वो 1743 किलोमीटर है, 1743 किलोमीटर क्या है। ठीक है, उसके लिए क्या है, इसमें तार लगाया जा रहा है। तो मणिपुर भी क्या है, उनकी सीमा बनाती है। देखिए, म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं, वो भी अगला क्वेश्चन में आप लोग को बताता हूँ। तो समझ लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन से उसके जितने भी सप्लीमेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सप्लीमेंट क्वेश्चन को भी क्या है, हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे क्या होता है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका पूरी तरह से हल हो सके। अब देखिए, भारत का वो कौन सा राज्य जो म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता, मतलब म्यांमार से सीमा नहीं बनाती है। तो देखिए, म्यांमार से जो सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य इसमें बनाते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, म्यांमार से हमारे यहाँ 4 राज्य है, वो जो सीमा बनाते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद नागालैंड हो गया, जो सीमा बनाती है। उसके बाद आपका मणिपुर हो गया, और उसके बाद क्या होगा, मिजोरम हो गया। तो ये जो 4 राज्य है, ये क्या है, आपके म्यांमार से सीमा बनाती है। किससे सीमा बनाती है, म्यांमार से सीमा बनाती है। तो म्यांमार से क्या होता है, ये सीमा बनाने का काम करता है। कौन कौन से राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। तो कौन नहीं होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो राज्य है, ये बांग्लादेश से सीमा बनाती है। एक बात और ध्यान देगा, जो त्रिपुरा जो स्टेट है ना, इसके तीनों ओर से, कितने ओर से, तीनों ओर से बांग्लादेश है। तीनों ओर से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बांग्लादेश से कवर्ड है तीनों ओर से। फिर जो साइड है वो क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य, भारत का एकमात्र राज्य है, वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा,
क्वेश्चन है कि भारत और म्यांमार में को अलग करने वाला जो चैनल है उस चैनल को का नाम क्या है? ठीक है, भारत और म्यांमार को अलग करने वाला जो चैनल है उसको क्या कहते हैं? कोको चैनल कहते हैं। आप लोग जब भारत का मैप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, और यहाँ पे क्या है, म्यांमार शुरू हुआ था। म्यांमार में यहाँ पे क्या था, उनका एक द्वीप है जिसको कहते हैं कोको द्वीप। कौन सा द्वीप कहते हैं? कोको द्वीप कहते हैं, कोको कोको आइलैंड कहते हैं। इस पर किसका अधिकार है? इस पर चाइना ने इसको लीज पर लिया है, चीन ने क्या है और इसको लीज पर। तो देखिए अंडमान निकोबार और इसके बीच की जो चैनल है उसको कहते हैं कोको चैनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोको चैनल। इसको कोको चैनल कहते हैं। और देखिए यहाँ पे अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल होता है, अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है उसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है, तो आप बोलेंगे 10 डिग्री चैनल। उसके बाद इसमें आइएगा, ये तो 10 डिग्री चैनल हो गया। 8 डिग्री चैनल क्या? देखिए यहाँ पे एक देश है जिसको कहते हैं मालदीव, क्या कहते हैं? मालदीव। और यहाँ पे एक द्वीप है जिसको कहते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय, मिनिकॉय। देखो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। और इसके ऊपर जो द्वीप है उसको कहते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है उसको 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9 डिग्री चैनल। तो ये 4 चैनल आपको याद रखिएगा। एक 9 डिग्री चैनल कहां से है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है। लक्षद्वीप और किसके मध्य में है? मिनिकॉय के मध्य में है। मिनिकॉय के मध्य में कौन सा है? ये है आपका 9 डिग्री चैनल। उसके बाद मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। और अंडमान और निकोबार के मध्य में कौन सा है? वो आपका 10 डिग्री चैनल है। और अंडमान और कोको द्वीप के मध्य में कौन सा चैनल है? कोको चैनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोको चैनल। इसको ध्यान दीजिए, तो कौन सा चैनल है? इसको कोको चैनल कहा जाता है। तो कहीं पे भी समस्या हो तो आप लोग पूछिएगा। तो इसको क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 4 चैनल है भारत में, कि 4 चैनल को आप अलग अलग याद से रखिएगा। ये हमेशा क्वेश्चन में क्या है, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सऊदी अरब की राजधानी और इसकी मुद्रा क्या है? सऊदी अरब, देखिए अरब आप लोगों को बता कि अरब प्रायद्वीप का क्या होता है, एक देश है। और इसकी जो राजधानी है, ठीक है, उसका नाम है रियाद, और मुद्रा का नाम है रियाल। सऊदी अरब, सऊदी अरब में आप लोग जानते हैं मक्का और मदीना शहर है। मक्का और मदीना शहर है। मक्का और मदीना शहर है। और आप लोग जानते हैं कि जो मक्का मदीना है ये क्या है, जो मुस्लिम धर्म होते हैं उनका सर्वोच्च धार्मिक स्थल है। जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, जो हर साल जो हज यात्रा में जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? यही मक्का मदीना में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हज यात्रा में कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना में जाने का काम करते हैं हज यात्रा में। तो ध्यान देगा, तो ये मुस्लिम समाज की क्या है, सर्वोच्च धर्म स्थल मानकर है, समझ लीजिएगा। तो रियाद क्या है, इनकी राजधानी है। और जो रियाल है इनकी क्या है, करेंसी है या मुद्रा है। इसको ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब का। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो आपको बता था कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उनका जो सबसे छोटा जो प्लेनेट है वो बुध या मरकरी है। बुध या मरकरी सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। दूसरा है जो हमारे यहाँ पे जुपिटर है, उसको बृहस्पति कहते हैं। ये सबसे क्या है, बिगेस्ट बिगेस्ट प्लेनेट है। जुपिटर सबसे बिगेस्ट है, और जो मरकरी या बुध है ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है। आपको पता है कि जो जुपिटर है, जुपिटर किससे बना, गैस का बना हुआ है। और बुध किसका बना है, सॉलिड का बना है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, जुपिटर के पास उपग्रह है। 8 प्लेनेट आपको बताया था जो हमारे सोलर सिस्टम में, क्या 8 प्लेनेट है, उसके बारे में भी आपको बताया था। कौन सा है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, शनि हो गया, और नेपच्यून और यूरेनस करके क्या है,
8 आपके क्या है प्लेनेट है, उसको ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा है, और ये क्या है सबसे सूर्य के नजदीक भी है। सूर्य के सबसे क्या है नियरेस्ट भी क्या है प्लेनेट ये है। सूर्य के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट भी क्या है हमारा बुध है। और आपको पता है कि बुध में क्या था, जो बुध ग्रह है इसका जो तापांतर होता है बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, जो हीट का या टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस किस नदी के तट पर। अभी देखिए यूरोप नहीं बताया हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ, ये सब बताऊंगा यूरोप जब बताऊंगा तो ये पढ़ना है। तो देखिए फ्रांस यूरोप का एक देश है और इसकी राजधानी क्या है पेरिस। पेरिस के बारे में आप लोग सुने। पेरिस क्या होता है, यहाँ पे एफिल टावर भी है। कौन सा टावर है, एफिल टावर का नाम सुने होगा। एफिल टावर कहाँ पे है, पेरिस में। पेरिस किस नदी पर है, तो देखिए पेरिस जो नदी है वो किस नदी पर है, तो पेरिस क्या है सीन नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, सीन नदी के तट पर है। तो पेरिस क्या है सीन नदी के तट पर है, उसको ध्यान दीजिए। पेरिस फ्रांस है। और देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, रशिया के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, फ्रांस। और फ्रांस क्या है यूरोप का एकमात्र देश है जहाँ पे क्या था कृषि पर आत्मनिर्भर है, मतलब वहां पे कृषि बहुत बढ़िया होता है फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में क्या होता है कृषि बढ़िया होता है, बाकी जो यूरोप के देश है जिनमें कृषि उतना बढ़िया नहीं होता है। तो फ्रांस के बारे में जान लीजिए, ये सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। और जो पेरिस है वहां पे एफिल टावर भी क्या है वहां पे स्थित है। अगला जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बर्लिन किस नदी पर है, क्योंकि जर्मनी का जो राजधानी है वो क्या है बर्लिन। और वो किस नदी पर है, वो है स्प्री नदी पर है। किस नदी पर है, स्प्री नदी पर है। स्प्री नदी पर क्या है बर्लिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जर्मनी की क्या है कैपिटल है। आप लोगों ने सुना कि जर्मनी के जो तानाशाह था हिटलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हिटलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी थी। किसको दिया था, 80 जो बोस है उनको क्या दिया था, नेताजी की उपाधि किसने दिया था। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हिटलर ने दिया था। इसका पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर कहा जाता है। तो हिटलर ने क्या है सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी थी, इसको याद रखिएगा। और गांधी जी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया था वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। बर्लिन जो हिटलर के लिए बहुत फेमस है। बर्लिन में क्या होता है, जो जर्मनी में है, यहाँ पे जो जितने भी चश्मा बनते हैं उसमें जो लेंस होता है अच्छे किस्म के लेंस यही से बन के आते हैं, इसको भी ध्यान रखना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, भारत और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, इसको ध्यान देगा। देखिए हमारे जो भारत है उसका जो स्थलीय सीमा है, देखिए एक होता है जलीय सीमा और एक होता है स्थलीय सीमा। जैसे जल से दो देशों टच होता है उसको जलीय सीमा कहते हैं, जहाँ पे भूमि से टच होता है उसे स्थलीय सीमा कहते हैं। देखिए भारत किन किन देशों से स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो देखिए पहला क्या है पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान से स्थलीय सीमा बनाते हैं। दूसरा अफगानिस्तान से बनाते हैं। तीसरा चीन से बनाते हैं। चौथा आपका नेपाल से बनाते हैं। पांचवा आपका भूटान से बनाते हैं। उसके बाद आपका म्यांमार से बनाते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश से। ये क्या है, भारत क्या स्थलीय सीमा इन देशों से, मतलब भारत का जो स्थलीय बॉर्डर है इन देशों से टच होती है। ठीक है, सबसे लंबा जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है, बांग्लादेश के साथ बनाती है। ठीक है, बांग्लादेश को। सबसे कम किसके साथ बनाती है, अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे कम।
अगर आपसे पूछे सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, वो आपके बांग्लादेश का, वो अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर क्या है, बांग्लादेश के साथ। और जो बांग्लादेश के साथ बनाते हैं वो 4,996.7 जो है, जो बांग्लादेश के साथ बनाती है। तो जलीय सीमा देखिए, ये तो स्थलीय सीमा हो गया, स्थलीय सीमा। और जो जलीय सीमा है वो किन किन से बनाते हैं, जलीय सीमा ये है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद म्यांमार के साथ, उसके बाद श्रीलंका के साथ, उसके बाद मालदीव के साथ, और इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वो अंडमान निकोबार के बहुत नजदीक है, समझिए। तो जलीय सीमा बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ बनाता है। और स्थलीय सीमा किसके साथ बनाती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है सीमा, और सबसे छोटा स्थलीय सीमा किसके साथ बनाती है, अफगानिस्तान। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कहीं पर भी आप लोगों को समझने में दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन रह जाता है तुरंत पूछिएगा। अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा, देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन से देश बनाती है, तो समझ लीजिए बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन से राज्य बनाती है। ठीक है, बांग्लादेश, अब अगर आप लोग देखे होंगे भारत का मैप, तो यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है, और ये भारत का पार्ट है, ये भारत है। ठीक है, पहला है आपका पश्चिम बंगाल बनाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेघालय बनाती है, त्रिपुरा बनाती है, और आपका मिजोरम बनाती है। मिजोरम, मिजोरम में सबसे लंबी सीमा मिजोरम भी बनाती है, चारों बनाती है समझिए। लेकिन सबसे लंबी जो सीमा है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो सबसे लंबी है। मेघालय से बनाती है, त्रिपुरा से बनाती है, मिजोरम। आपको बता दें कि त्रिपुरा क्या है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है। क्या है, बांग्लादेश से घिरी हुई है, तीनों, ये क्या है, बांग्लादेश से घिरी हुई है। इसको भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा त्रिपुरा, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा उत्तराखंड के क्वेश्चन को भी हम लोग ले आए कि उसका भी थोड़ा डिस्कशन किया जाए। उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसको भी ध्यान रखिएगा, कि थोड़ा सा डाइवर्सिटी हो जाए, जिससे पढ़ने में मजा आए। ये पहला है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये तो बहुत इजी सवाल है, तो आप लोग सभी कर पाएंगे। जो जो राजा जी नेशनल पार्क है ये हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, जो राजा जी नेशनल पार्क है ये आपको पता था कि हमारे देश के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, और बाद में हमारे यहाँ पे मद्रास प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने थे, उनके नाम पे रखा गया था, जिनका नाम है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी के नाम पे रखा गया था। देखिएगा, इनको भी थोड़ा जान लीजिएगा, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ये क्या है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। समझिएगा, एकमात्र भारत का कोई व्यक्ति गवर्नर जनरल बना था, वो बना था आपका राजा जी थे, ध्यान रखिए। और बाद में मद्रास जो प्रांत है, मद्रास जो वर्तमान में तमिलनाडु जिसे कहा जाता है, तमिलनाडु के क्या है, मुख्यमंत्री बने थे, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में देखिए, ये जो राजा जी नेशनल पार्क है ये 3 जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिलों में है, एक आपका हरिद्वार में है, चला, दूसरा आपका देहरादून में है, तो जिला भी पूछ लेता है, और पौड़ी गढ़वाल में। ये 3 जिलों में क्या है, ये है। देखिए, पहले आप लोग जानते हैं हरिद्वार में एक वन्य जीव अभियान हुआ करता था, उसको मोतीचूर वन्य जीव अभियान कहा जाता था।
तो उसी को क्या है मिला के, और बाकी जो उद्यान थे उनको मिला के क्या है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 1985 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1985 में इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। और 2015 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। उत्तराखंड का क्या है, इसका टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तराखंड में जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व और भारत का पहला नेशनल पार्क है। याद रखिएगा, उत्तराखंड का जो कार्बेट नेशनल जो पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्या है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, और सबसे पहले टाइगर रिजर्व भी इसको बनाया गया था, जो आपका नैनीताल और पौड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में और पौड़ी में है, जिनका मुख्यालय कहाँ पे है? रामनगर में है। आप लोग जानते हैं। तो ध्यान लीजिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का जो प्राचीन नाम था, उनका नाम था हेली नेशनल पार्क। बाद में देखिए अभी 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है। अभी इसको फिर से क्या है राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। जब तक ऑफिशियल ना हो तब तक जिम कॉर्बेट याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और जो राजाजी नेशनल पार्क है ये दोनों क्या है टाइगर के लिए है। और जो राजाजी नेशनल पार्क है ना, टाइगर के साथ साथ यहाँ पे एलिफेंट को भी क्या होता है कंजर्वेशन की जाती है। किसका? एलिफेंट का। हाथियों के लिए बहुत फेमस है। आप लोग सुने होंगे कि भारत में राजाजी नेशनल पार्क से पार्क को लेके असम में एक नेशनल पार्क है जिसको मानस नेशनल पार्क कहा जाता है। इसके बीच में क्या होता है जंगल ही जंगल है। मतलब ये पूरी तरह से क्या है कहीं ना कहीं जंगल लिंक किया हुआ जंगल है। इसको एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट कॉरिडोर है इसे। राजाजी नेशनल पार्क से लेके कहाँ तक? असम में मानस। देखिए असम में क्या है एक मानस नेशनल पार्क है। तो ये इनके बीच में क्या है इसको एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है। और आपको बता देता हूँ जो हमारे यहाँ पे जो एलिफेंट है ना, एलिफेंट को हमारे यहाँ पे हेरिटेज एनिमल कहा जाता है। विरासत पशु उनको कहा जाता है। इसको ध्यान रखिए, जो एलिफेंट है उसको क्या कहा जाता है? विरासत पशु कहा जाता है। हाथी को क्या कहता है? विरासत पशु कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। इस तरह से 10-20 सेट करवाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन याद होगा। देखिए याद रखना भी बहुत जरूरी है, इसलिए रिवीजन भी क्या है बहुत जरूरी है। रिवीजन जितना करेंगे उतना ही याद रहेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो कितना भी किताब पढ़ लीजिएगा कोई मतलब नहीं बनेगा। अगला भी क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड के किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है? देखिए पहला टेस्ट है इसलिए इजी क्वेश्चन रखा गया है जिससे आप लोग कर सके, होपलेस ना हो जाए। तो देखिए उत्तराखंड में किस स्थान पर जो भागीरथी है जिसको सास और अलकनंदा को बहू कहा जाता है, तो इनका संगम कहाँ पे होता है? तो देखिए इनका जो संगम होता है वो आप सब जानते हैं देव प्रयाग में होता है। देव प्रयाग में क्या होता है इनका संगम होता है। और आप लोग जानते हैं कि जो भागीरथी नदी है ये गंगोत्री से बन के आती है। और जो अलकनंदा नदी है ये सतोपंथ ग्लेशियर से बन के आती है। और ये कहा देव प्रयाग में दोनों मिलती है। और मिलने के बाद इनकी जो संयुक्त जलधारा है उसी को गंगा कहा जाता है। तो गंगा नदी का जियोग्राफिकल रूप से अगर देखा जाए तो वो कहाँ है? देव प्रयाग से बनती है। एक बार ध्यान देगा। लेकिन आप लोग धार्मिक रूप से अगर देखेंगे तो गंगोत्री मानते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या है जियोग्राफिकल यानी भूगोल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो गंगा कहाँ से बनती है? गंगा बनती है आपके देव प्रयाग से। एक क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया कि गंगा का उद्गम कहाँ से होती है या उनका कहाँ से गंगा बनती है, तो लोग बहुत से लोग गलत कर दिया। वो गंगोत्री से होगा, तो गंगोत्री मत लगाइएगा, देव प्रयाग लगाइएगा। ठीक है, अब बताइए देव प्रयाग किस जिले में स्थित है? ये सवाल भी पूछा गया है। देव प्रयाग क्या है, किस जिले में है? और देव प्रयाग जो स्थल है ना वो बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि रामायण में जो युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद यहाँ पे राम जी ने क्या है तपस्या भी किए थे। इसके लिए भी क्या है बहुत फेमस जगह है। तो देव प्रयाग, तो देव प्रयाग कहाँ पे है?
ये आपको बताना है। बताइएगा देवप्रयाग किस डिस्ट्रिक्ट में है। अभी केदारनाथ जो मंदिर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, यानी किस नदी के जो बैंक है उस पर बसा हुआ है हमारा केदारनाथ मंदिर। तो ध्यान रखिएगा, केदारनाथ मंदिर किसके लिए, शिव जी के मंदिर है। ये केदारनाथ किसके मंदिर है, शिव जी के मंदिर है। पहली बात देखिए ये कहाँ पे है, ये मंदाकिनी नदी पर बसा मंदिर। 2013 में क्या होता है इसमें आप लोग जानते हैं, आपदा आया था। 2013 में क्या है, वही केदारनाथ मंदिर में क्या है, आपदा आया था। समझ रहे हैं? दूसरी बात है जो हमारे यहाँ पे जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर वो किस नदी पर है, वो है आपका अलकनंदा नदी पर है। इसको ध्यान रखिए, बद्रीनाथ मंदिर क्या है, अलकनंदा नदी पर है। और मंदाकिनी नदी पर क्या है, केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर क्या है, जो पंच केदार है उसमें इनका स्थान है मंदिर। और अलक नदी पर कौन सा है, बद्रीनाथ मंदिर है। और बद्रीनाथ मंदिर में क्या है, विष्णु जी का जिसका मूर्ति है, किसकी पूजा होती है, विष्णु जी का पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, विष्णु जी की पूजा होती है। तो अलकनंदा नदी पर कौन सी है, बद्रीनाथ है। और मंदाकिनी नदी पर कौन सा है आपका केदारनाथ। और आप लोग जानते हैं कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी बन के क्या बनाते हैं, रुद्रप्रयाग बनाते हैं। देखिएगा, जो रुद्रप्रयाग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रुद्रप्रयाग पंच प्रयाग में रुद्रप्रयाग आता है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जो नदी है वो अलकनंदा नदी से संबंध है, अलकनंदा नदी से मिलती है। तो यहाँ पे बनता है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग कहाँ पे बनती है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा। अब बताइए मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है। ये मंदाकिनी जो नदी है ना, ये केदारनाथ के ऊपर में एक झील है जिसको गांधी सरोवर झील या चोराबाड़ी झील कहा जाता है। क्या कहते हैं, गांधी सरोवर झील, गांधी सरोवर झील या चोराबाड़ी झील। आप लोग को बताया कि 2013 में जो आपदा हुआ था ना, इस झील के दीवार टूटने से, मतलब पानी ज्यादा हो गया था, ओवरफ्लो हो गया था, उसके कारण ये आपदा आई। उसमें जो दीवार था या उसका जो बैरियर था वो टूट गया। अब इसको गांधी सागर क्यों कहते हैं या गांधी सरोवर क्यों कहा जाता है, महात्मा गांधी के जो अस्थि है उस झील में बहाया गया था, इसको इसलिए गांधी सरोवर कहते हैं। या इसका वास्तविक नाम क्या है, चोराबाड़ी ताल कहते हैं। इसका नाम क्या है, चोराबाड़ी ताल कहा जाता है। गांधी सरोवर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे महात्मा गांधी के क्या है, अस्थि विसर्जन किया गया था। ठीक है। और 2013 में जो आपदा हुआ था किसी झील के टूटने से हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बादल फट गया था और ओवरफ्लो हो गया था झील, और उसी काम किया था, ये आपदा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के क्वेश्चन है। आप लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी जो डैम है वो कहाँ पर बना हुआ है। देखिए टिहरी डैम क्या है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और भागीरथी कहाँ से बनती है, ये गोमुख से बनती है। और कौन सा ग्लेशियर है, ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। और जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, जो उत्तरकाशी में स्थित है। किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसको ध्यान रखिए। तो भागीरथी नदी कहाँ से उनका उद्गम होती है, गोमुख से। और किस ग्लेशियर से बनती है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर क्या है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये गोमुख और गंगोत्री कहाँ पे है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा है जो यमुना नदी है, देखिए ये कहाँ से बनते हैं, ये बंदरपुछ नामक जगह से बनता है, बंदरपुछ। और यमुनोत्री ग्लेशियर से ये उद्गम होती है। कौन सी ग्लेशियर है, यमुनोत्री। जो शारदा नदी है, देखिए ये जो बनता है मेनली इसको मिलम ग्लेशियर कहा जाता है। क्या कहते हैं, मिलम ग्लेशियर से बनता है। कहाँ से बनती है, मिलम ग्लेशियर। और कौन सी नदी, ये दो नदी से बनती है। ये एक नदी है रूपिन नदी और एक है शुपिन नदी। एक आता है हिमाचल प्रदेश से आती है और एक उत्तराखंड के जो
उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है और कुछ जो चक्राता वाला जो क्षेत्र है विकासनगर वहां से बन के आती है और बाद में यमुना में मिल जाती है टोंस नदी। उत्तराखंड में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोंस नदी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भागीरथी नदी पर कौन सी डैम बनी है? आपका टिहरी डैम। टिहरी डैम क्या है? ये एशिया का सबसे ऊंची डैम है। एशिया का क्या है? सबसे ऊंची डैम है। इसकी हाइट कितनी है? 262 मीटर इसकी है। ठीक है ना? 262 मीटर इसकी हाइट है और ये एशिया की सबसे ऊंची डैम डैम है। ऊंची क्या है? सबसे ऊंची डैम है। इसको मानिए। शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। शारदा नदी को क्या है? काली नदी कहा जाता है। और ये जो नदी है ना, ये उत्तराखंड का सबसे अपवित्र नदी कहा जाता है। क्या कहता है? आप पवित्र नदी कहते हैं कि उत्तराखंड का जो धार्मिक महत्व है उसमें इस नदी के पानी का इस्तेमाल पहले नहीं करते थे। आज तो करते हैं, जो अलग बात है, पहले नहीं करते थे। आप लोग बताइएगा कि उत्तराखंड का सबसे पवित्र नदी कौन सी है? यानी होली रिवर ऑफ उत्तराखंड, ये आप लोग बताइएगा। उत्तराखंड का सबसे होली रिवर कौन सा है? सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये आप लोग को बताना है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये आप बताना। और देखिए दूसरी बात, देखिए ये जो भागीरथी नदी जो टिहरी डैम में मिलती है ना, तो भागीरथी नदी के साथ एक और नदी यहाँ पे मिलती है जिसका नाम है चंद्रभागा नदी। क्या नदी है? चंद्र नहीं, सॉरी, भिलंगना नदी। चंद्रभागा नहीं, भिलंगना नदी यहाँ पे मिलती है। भिलंगना कौन सी नदी? भिलंगना नदी। तो यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है टिहरी डैम में, एक भिलंगना नदी और एक भागीरथी नदी का संगम होता है। और जहाँ पे संगम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको गणेश प्रयाग कहा जाता है। क्या कहते हैं? गणेश प्रयाग उसको कहा जाता है, जहाँ पे टिहरी डैम बना हुआ है। समझिएगा, टिहरी जो डैम है उसका संगम पे जो नदियां है, भिलंगना नदी और जो भागीरथी नदी, इनको क्या कहा जाता है? इस संगम को गणेश प्रयाग कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तराखंड में, आप जो जानते हैं कि समूह गांव में 40 क्वेश्चन आते हैं और पीसीएस में भी आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए क्या होता है, लेक्चर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो डीएलएड वगैरह में उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए उसको ध्यान रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन कठिन भी याद कीजिएगा और इजी वालों को याद ही रखिएगा। कम से कम तैयारी मॉडरेट तरीके से होना चाहिए, तब तभी होगा। एकदम चाहे भी कठिन कठिन याद कर रखें तभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, इतना ज्यादा डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, कौन कौन सा है? गणेश प्रयाग कहाँ पे बनती है? टिहरी में बनती है। इस नदी, दो नदी के संगम पर है, भिलंगना नदी और भागीरथी नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर कौन सा है? गणेश प्रयाग है। और उत्तराखंड की सबसे अपवित्र नदी कौन सा है? प्राचीन की बात बोलो, वर्तमान की बात नहीं बोलो। अब वर्तमान में बोलेंगे ये नदी है, उसका तो हम पूजा करते हैं, तो अलग बात है। वो आपका काली नदी है, जिसको बाद में शारदा नदी कहा जाता है। जो नेपाल में जब ये काली नदी पहुंचती है, उसको क्या कहते हैं? शारदा नदी कहा जाता है। शारदा नदी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को चर्चा किया था। उत्तराखंड में किस स्थित किस दर्रा से मानसरोवर यात्रा होती है? किस यात्रा कहाँ से क्या होता है? मानसरोवर यात्रा। आप लोग को जब नेक्स्ट क्लास हो रहा था कि मानसरोवर कहाँ पे है? मानसरोवर जो झील है वो तिब्बत में। कहाँ पे है? तिब्बत। तिब्बत मतलब चीन पे। और कहाँ से होकर जाती है? लिपुलेख दर्रा से होकर जाती है। लिपुलेख दर्रा से होकर ये जाती है। तो लिपुलेख दर्रा से क्या होकर जाती है? आपका मानसरोवर यात्रा। और मानसरोवर जो झील है वो कहाँ पे है? आपके तिब्बत में। देखिए इसमें क्या होता है कि उत्तराखंड में जो ये कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में ये जगह है। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? ये दर्रा है। और माना और नीति ये भी उत्तराखंड का है। ये कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। माना गांव के नाम सुने होगा। और थांगला कहाँ पे है? ये उत्तरकाशी है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दर्रा है उत्तराखंड।